हाय गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्विक 2025 जो आप लोगों का शेड्यूल है 4 अगस्त और 5 अगस्त को। उसमें आप लोगों का लास्ट मिनट टिप्स क्या होना चाहिए या आप लोगों को पेपर का अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारा मॉक वगैरह दिया होगा, आप लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अब आप लोगों का जो डी डे है ना, या जो फाइनल डे है एग्जाम का, वो आने वाला है 4 अगस्त और 5 अगस्त को। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम 4 अगस्त और 5 अगस्त को है, वो अपने पेपर को सही तरीके से कम स्ट्रेटेजी के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ प्लीज़ देने का अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों का जितना भी प्रिपरेशन है ना अभी तक का, भले आप लोग मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका परसेंटाइल भी आ रहा हो, बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर आ रहा हो, लेकिन फिर भी क्या होगा ना कि आपका जितना भी अभी तक का तैयारी है वो धरा का धरा रह जाएगा, वो पूरा का पूरा जो है वो धरा सही हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में, रियल एग्जाम में सही स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो। ठीक है, चाहे वो बात इंग्लिश सेक्शन का हो, चाहे वो बात इंग्लिश सेक्शन का हो या मैथ्स का हो, मैथ्स यानी कि क्वांट, या आपका रीजनिंग का हो, किसी भी सेक्शन में आप लोगों को उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो कि इजीली डुएबल होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जिसमें आप लोगों का अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो गया, या आपका इनक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। अगर ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन सब क्वेश्चंस को सबसे पहले उड़ाइए, सबसे पहले सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। पजल वगैरह का जो भी क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, रीजनिंग का सेक्शन अगर आप लोगों का ओपन होता है, स्टार्ट होता है, उसमें अगर आपका सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन ही पजल का देखने को मिले तो आप लोग उसके ऊपर कूद पड़ेंगे। हाँ, सबसे पहले भैया मेरा पजल इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम पजल को ही सॉल्व करेंगे। प्लीज़ ऐसा गलती या ऐसा बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में जो आप लोगों का आएगा ना, वो फंसाने वाला होगा। कहीं पे भी अगर आप लोग स्टक हो जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हाँ, कुछ आप लोग इसको या कुछ जो अटेम्प्ट है वो कम से कम सिक्योर कर लें। उन क्वेश्चन को करके जो क्वेश्चन थोड़े से इजीली डुएबल होते हैं, कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो इनक्वालिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन आपका हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, आपका इनक्वालिटी हो गया, सिलोगिम्स हो गया, इनके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए क्वांट सेक्शन का, तो क्वांट सेक्शन में भी आप लोगों को सबसे पहले डीआई या अर्थमेटिक के ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आप लोगों को अगर पेपर में आप लोगों का अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलता है, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद आप लोग डीआई के ऊपर जाएं, और डीआई में भी सबसे पहले पढ़ के देखने की कोशिश करें कि कौन सा डीआई का डेटा जो है वो ईजिली आप लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। डेटा जो है वो डायरेक्ट डेटा गिवन है, कहाँ पे आप लोगों को इनडायरेक्ट डेटा गिवन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना है, ये आप लोगों को सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग उस डेटा डीआई को, डेटा इंटरप्रिटेशन को आप लोग उठाइएगा सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज प्लीज़ आप लोग सही तरीके से सबसे पहले डीआई को जज कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हाँ, किस डीआई को सबसे पहले हमको अटेम्प्ट लेना है। अदरवाइज आप लोग कोई हार्ड, भारी भरकम जितना भी कैलकुलेटेड डीआई को उठा के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो जिस टाइम पे आप लोग डीआई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे अगर आप लोग अदर टॉपिक्स का, लाइक आपका जो मिसलेनियस टॉपिक्स या आप लोगों का जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, उनका कोई भी इजीली डुएबल क्वेश्चन होगा ना, आप लोग उसको भी नहीं कर पाएंगे और आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग उस टाइम को यूज करके जितना स्कोर अदर टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ला सकते थे, बना सकते थे, या अटेम्प्ट अपना इंक्रीज कर सकते थे, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब बेवकूफ़ी प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग भले आपका डीआई बहुत अच्छा होगा, अर्थमेटिक बहुत अच्छा होगा, आपका रीजनिंग में पजल बहुत अच्छा होगा, लेकिन एग्जाम में सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे अब इंग्लिश सेक्शन का बात हो जाए, तो इंग्लिश सेक्शन में भी आप लोगों को क्लोज टेस्ट या आरसी को पहले नहीं करना है। उन क्वेश्चंस को क्लोज टेस्ट या आरसी जो थोड़े से टफ टाइप के टॉपिक्स होते हैं ना, या थोड़े से जो लेंदी टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, उनका जो थीम है या उनका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ता है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज़ बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एरर के क्वेश्चंस करना चाहिए। मैच द कॉलम, अगर आप लोगों का मैच द कॉलम जो आपका है, अगर आपका उसको आपका क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है तो उसको सबसे पहले क्वेश्चंस कीजिए। पैराजम्बल्स भी देखना जाए तो थोड़ा सा इजी होता है। अच्छा, एक बात और पैराजम्बल से रिलेटेड, पैराजम्बल्स में बहुत सारे लोगों को परेशानी आता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हाँ, पैराजम्बल में आप लोगों का जितना भी सेंटेंस है वो सही तरीके से मिल नहीं पाता है। अरे भैया, तो तुमको कौन बोल रहा है कि हाँ, सारा पैराजम्बल को, पूरा पैराजम्बल को सॉल्व करो। अगर मान लेते हैं कि पैराजम्बल में आपका 1 से लेके 5 सेंटेंस गिवन है, तो किसने आपको बोला कि हाँ, पूरा का पूरा सेंटेंस को निकाल के दो। एग्जाम में आप लोग सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सही अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए ना। अगर मान लेते हैं कि पैराजम्बल में आपको पहला सेंटेंस जो है वो मिल गया, बस इसको आंसर कीजिए, आगे बढ़िए। अगर पहला पढ़ने के बाद आप लोगों को जो सेकंड सेंटेंस है वो भी मिल गया, उसको आंसर कीजिए, आगे बढ़िए।
अब सेकंड के बाद अगर आप लोगों को थर्ड और फोर्थ नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट आप लोगों का लास्ट सेंटेंस अगर फिफ्थ नंबर का है या सिक्स नंबर का है वो मिल रहा है, तो उसको आंसर कीजिए, आगे बढ़िए। बीच वाला जो भी आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन या जो सेंटेंस है वो अगर नहीं मिल पाता है, या तो सिर्फ आपका 3 नंबर 4 नंबर नहीं मिल पाता है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए ना। क्यों? उसके पीछे आप लोग अपना वक्त, एनर्जी और जो माइंड है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, रियल एग्जाम में, ठीक है ना। अदरवाइज मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप लोग तीसरा चौथा या थर्ड फोर्थ सेंटेंस को ढूंढने में आप लोग अपना समय बर्बाद कर देंगे और आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप लोग पैनिक मोड में चले जाएंगे कि हाँ अरे यार अब तो हमारे हाथ से हमारा जो पेपर है वो चला गया, हम लोग कैसे पेपर को बैलेंस करें या मैनेज करें, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरीके की गलती या बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन का बात हो, किसी भी सेक्शन का, भले आप लोग किसी भी सेक्शन के किसी भी टॉपिक में कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, कितने भी ज़्यादा अच्छे हों, फिर भी इस तरीके का मिस्टेक प्लीज़ मत कीजिएगा। दूसरी बात, जो आप लोगों का पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो तो मैंने बता दिया, अब जो भी सेक्शन पहले खुले वो मेरा मसला नहीं है, वो जब जैसे एग्जाम होगा उसमें पता चलेगा। दूसरा चीज़, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा था, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ प्रीवियस ईयर अगर कट ऑफ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 गया था, 65 गया था, तो इस बार भी जरूरी नहीं है कि हाँ 60 या 65 भी हो सकता है। हो सकता है कि इस बार पेपर आप लोगों का थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा सा टफ साइड पे देखने को मिले, इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो डाउन साइड पे चला जाए, थोड़ा सा कम कट ऑफ जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी एक परफेक्ट फिगर को लेके नहीं चलना है। एग्जाम में जैसा जो क्वेश्चन है उसका लेवल रहेगा, जिस भी तरीके से आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम पड़े, आपका जैसा सवाल का लेवल रहेगा, क्वेश्चन का लेवल रहेगा या एग्जाम का लेवल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ डिसाइड होगा। अगर मान लेते हैं कि एवरेज स्टूडेंट आपके शिफ्ट में 60 प्लस करके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ कट ऑफ आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। अगर एवरेज स्टूडेंट आप लोगों के आपके शिफ्ट में, आपका भले किसी भी शिफ्ट में हो एग्जाम, 40 प्लस कर रहा है, विच मीन्स कि वो जो शिफ्ट है वो टफ है, हाँ उसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज होकर देखने को पक्का मिलेगा। दूसरी बात, जिस शिफ्ट में जो एवरेज अटेम्प्ट है वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें जो एवरेज स्कोर होता है या जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्लीज़ माइंड में एक या मन में एक परफेक्ट नंबर या तो एक परफेक्ट फिगर बैठा के प्लीज़ नहीं जाइएगा एग्जाम में, एग्जाम देने के लिए कि हाँ 60 तो करना ही होगा, 70 तो करना ही होगा। जैसा पेपर का लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर मान लेते हैं कि पेपर ऐसा आ जाए जिसमें आप लोग 80 प्लस ईजिली कर देंगे, मतलब मान लेते हैं कि SBI PO का नाम बोल के आप लोगों को कलर लेवल का एग्जाम ले लें, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों का अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट में आप लोगों का कोई भी स्कोर, कितना भी स्कोर आता हो, कितना भी परसेंटाइल आता हो, उससे अभी आप लोग प्लीज़ रियल एग्जाम को जज मत कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनका मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छा परसेंटाइल एंड बहुत ही अच्छा स्कोर आता है ना, उसके बावजूद भी वो लोग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ जिन कैंडिडेट्स का, जिन स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है, परसेंटाइल कम आता है, उसके बावजूद भी वो लोग रियल एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ये सब कुछ जो है वो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इस वजह से रियल एग्जाम जो है वो मॉक टेस्ट से पूरी तरह से डिफरेंट है, अलग है, बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है रियल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोगों को सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई भी आप लोगों का क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बट फिर भी अगर मान लेते हैं PO का एग्जाम है, PO का प्री एग्जाम है, ठीक है, वो भी SBI का SBI PO प्री, उसमें आप लोग अगर एक रैंडम नंबर हम लोग मान लेते हैं क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, तो कितना भी आप लोग टारगेट करें ना, तो 60 प्लस का टारगेट बिल्कुल करें। हर टॉपिक से आप लोगों को हर सेक्शन से आप लोगों को कम से कम इतना कोशिश करना चाहिए, इतना ट्राई करना चाहिए कि हाँ 20 प्लस या 22 टू 25 के बीच में आप लोग एक एवरेज अटेम्प्ट अपना करके चलें, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। एक्यूरेसी के बाद भी क्या होता है ना कि सर्टेन कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो अटेम्प्ट है वो आफ्टर नेगेटिव अगर मान लेते हैं कि उसमें होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका रियल अटेम्प्ट रहता है उसमें थोड़ा सा वो घट जाता है नंबर, स्लाइड वो जो है ना नंबर जो है डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, रियल स्कोर वाला। तो इस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे फिर भी मैंने जो 60 प्लस बोला वो बस मैंने बोलने के लिए बोल दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को संतुष्टि हो जाता है कि हाँ किसी भी टीचर को या किसी भी रैंडम पर्सन को, मतलब ऐसा लोग पूछते हैं उनसे, स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा जो एक गुड अटेम्प्ट है, क्या होना चाहिए, एवरेज अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, जबकि सच्चाई क्या है कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सच्चाई का मैं बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये फैक्ट है कि रियल एग्जाम में गुड अटेम्प्ट और जो आप लोगों का एवरेज अटेम्प्ट है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, जो कोई भी पहले से नहीं बता पाएगा। और सही में कोई भी पहले से नहीं बता पाएगा, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे वो IAS लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका PO का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक PO का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, ठीक है। प्लीज़ इस बातों पे आप लोग सही तरीके से ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, प्लीज़ आप लोग सही तरीके से क्या कीजिएगा कि नींद लीजिएगा,
आप लोग एग्ज़ाम के पहले दिन आप लोग प्लीज़ सही तरीके से अच्छे से आप लोग सो जाएं, नींद लें, नींद को पूरा करें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का नींद पूरा नहीं होगा तो आप लोग डिस्टर्ब रहेंगे, आप लोग थोड़े से थके हुए रहेंगे। मेंटल फैटिग या मेंटल जो थकान होता है ना, मेंटल जो टायर्डनेस होता है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है रियल एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे इतना भी नहीं धीरे कि हाँ बैठ के पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लेकिन हाँ सही तरीके से पूरा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप लोग जो भी पढ़ें वो सही सही पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है, वैसे अगर दोबारा पढ़ने का कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, वी आर नॉट मशीन्स। ठीक है ना, तो हम लोगों से गलती होता है और हम लोगों को दोबारा पढ़ने का भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को आप लोगों को एग्जाम में फॉलो करने का कोशिश करना है, ध्यान रखना है। मैंने कोशिश क्यों बोला, फॉलो करने की कोशिश करना है, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, ये वाइडर स्प्रेड में बात है। क्या बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो मतलब हम लोग जो मतलब जो हमारा मेंटलिटी रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रियल एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने टाइप का जो होता है ना, वो खुद ही करके आ जाते हैं कि अच्छा हम लोग को पजल को पहले नहीं करना चाहिए, हम लोग पहले पजल ही करके आ जाएंगे, ये पजल को पहले अटेम्प्ट करने लगेंगे, जिसके वजह से हमारा जो पजल है वो टाइम वेस्ट कर देगा। मान लेते हैं कि अगर पजल में कोई भी आप एक कंडीशन जो है मिस कर दें, अब उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हमने तो सब कुछ सही लिखा है, गलती क्यों हो रहा है, ये बन क्यों नहीं रहा है, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। जबकि बाद में है पता चलता है कि यार ये अच्छा ये वाला लाइन हम लोग मिस कर गए थे, ये वाला कंडीशन हम लोग मिस कर गए थे। या तो कई बार होता क्या है कि हम लोग लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने लगते हैं, तो कैसे वो सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो प्लीज़ आप लोग फोकस और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। और किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है वो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, और भी बहुत टीचर्स वगैरह ने आप लोगों को अभी तक बता दिया होगा, जिनको भी आप लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रेटेजी सेशन था कि लास्ट मिनट टिप्स में आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हम लोग मेंस के ऊपर भी स्ट्रेटेजी में बात करेंगे कि हाँ मेंस में आप लोगों को किस तरीके से क्या तैयारी करना चाहिए, कहाँ से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों का जो सब्जेक्टिव हो गया ना, वो किसी भी टीचर को आप लोग फॉलो करते हैं उनको फॉलो कीजिए अच्छे से, उनका कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स फंडामेंटल जो है वो आप लोग यूटिलाइज कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।